गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका इस वीडियो सीरीज़ में स्वागत है, जिसमें हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसमें हम कर रहे हैं लेसन, जिसको हम कहेंगे चैप्टर 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। और उसमें हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। इसमें अब हम करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। तो इस वीडियो में आप ये देखेंगे, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो हमने अब तक देखा कि किस प्रकार से हमने देश को बाहरी रूप से एक करने की कोशिश की। जैसे हम आज़ाद हुए, आज़ाद होती ही हमारे पास बंटवारा जो था वो हमारा हो गया था। उसके साथ ही ऐसी घटनाएं हुई कि उस बंटवारे में बहुत सारे लोग विस्थापित हुए, इधर से उधर गए और मारे भी गए, कत्लेआम हुआ। लेकिन इस बीच हमें अपनी अंदरूनी स्थिति को भी ठीक करना था। ये बाहर की स्थिति थी। हमने देश को एक करने की कोशिश करी, देशी रियासतों का विलय भारत में कर लिया। राजा रजवाड़ों की समस्या थी, उनको हमने देख लिया। ये जो समस्याएं थी, ये देश टूटने वाली बात थी। और अब हम कोशिश कर रहे हैं बात समझने की कि हमने किस प्रकार से देश को आंतरिक रूप से मजबूत करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आ जाती है, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे बीच राज्यों का पुनर्गठन का एक मसला था कि भाई राज्य दोबारा गठित किए जाएं। जैसा आपने पीछे भी देखा था, मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि अगर हम इसको भारत माने तो अभी तक तो हमने इस बोल को बाहर से ही मजबूत करने की कोशिश की थी, इस तरह से करके भाई एक इस बोल को पकड़ के मजबूत किया जाए, एक जगह इकट्ठा किया जाए। अब इसको इकट्ठा तो हमने कर लिया, लेकिन इसके अंदर जो ये छोटे छोटे राज्य हैं, इनको मजबूती किस प्रकार से देनी है, इस बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात आ जाती है कि पुनर्गठन का मसला क्यों इसमें उठ के सामने आया। पुनर्गठन की बात जो थी वो क्यों सामने उठ के आई। तो इसमें सबसे पहली एक बात थी, जैसा आप सबको पता है कि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। तो पुनर्गठन क्यों? तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा भारत में अनेक संस्कृति और भाषा के लोग हैं जो अपने आप को एक दूसरे से अलग समझते हैं। अब पंजाबी भाषी लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, बिहारी अलग भाषा बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं। उधर आप दक्षिण में चले जाएं, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती भाषा है, राजस्थानी भाषा है। तो लोग अपने आप को अलग महसूस करते हैं। इसलिए लोग चाहते थे कि हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमें अपने तरीके से, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के तरीके से जीने का भी हक मिले। दूसरा इसमें पॉइंट था कि सभी लोग अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर, भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग पहचान चाहते थे, जिस कारण से हमें राज्यों का पुनर्गठन करने की सोचनी पड़ी। अब इस बारे में पहले से भी विचार चल रहा था, आज़ादी से पहले से भी इसमें विचार चल रहा था। देखो यहाँ पर हम देखते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का जो विचार था वो 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भी हुआ था। और उससे पहले भी लोग चाहते थे कि हमें अपने अलग अलग राज्य दिए जाएं। इसमें मुख्य तौर पर जो समस्या थी वो हमारे दक्षिण भारत में एक समस्या थी कि वहाँ पे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मद्रासी, ये सब भाषाएं बोलने वाले लोग थे और इनको कोई अलग राज्य नहीं दिया हुआ था। ये सब एक दो राज्यों तक ही सिमट कर रह गए थे। अब हमारे जो नेता थे उनके सामने एक समस्या थी, उनकी कुछ चिंताएं थी। उनकी कुछ चिंताएं इस तरह से थी, अगर हम
भाषा के आधार पर प्रांत बनाएंगे तो इससे क्या होगा, सबसे पहली बात अव्यवस्था फैल जाएगी। दूसरी बात, देश टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। और तीसरी बात ये थी कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की कोशिश करेंगे तो जो और सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां थी, जैसे गरीबी, अनपढ़ता, भूखमरी, इन सब चुनौतियों से देश का ध्यान बट जाएगा और लोग अपने अपने राज्य की डिमांड करने लग जाएंगे। इसलिए केंद्रीय सरकार ने उस वक्त इस मसले को स्थगित करने की कोशिश करी और कहा कि भाई हम इसको आगे नहीं ले सकते, आगे इस बात को नहीं बढ़ाएंगे, आप अलग राज्य की मांग न करें। तो इस बीच आप देखें कि सरकार जो थी वो हाँ और ना की दुविधा में फंस गई, लेकिन पोट्टी श्री रामालुलु ने भूख हड़ताल कर दी। कहाँ के थे ये थे आंध्र प्रदेश के। तो इन्होंने भूख हड़ताल कर दी और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण आंध्र प्रदेश में कई जगह हिंसक घटनाएं होती हैं और आखिरकार सरकार ने 1952 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। अब इस घोषणा के साथ ही अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की मांग जोर पकड़ने लगी, जिससे केंद्र सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी होगी कि अब हम किस किस को राज्य बनाएंगे, किस किस को राज्य देंगे। ये देखिए 1961 का हमारा मैप है, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पास 14 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास हैं इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं, इसके थोड़ा और आगे देखो। इस तरह से भारत सरकार ने भाषा के आधार पर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया और इस निर्माण के आधार पर, इस आयोग के आधार पर 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और 1956 में फिर इसका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लेके हम आए। पहली बार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ये उस वक्त हम लेकर आए थे। तो इसके साथ जब हम बात करते हैं कि हमारे कुछ इस पुनर्गठन के कारण कुछ चिंताएं थी कि अब और राज्य हमसे डिमांड करेंगे और बातें मांगेंगे, तो लेकिन हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व था, जो देश की केंद्रीय सरकार थी, उसने बड़े अच्छे तरीके से इस समस्या को सुलझा लिया। अब इसके मैं यहाँ पर देखता हूँ इसमें परिणाम क्या हुए, इस पुनर्गठन के परिणाम क्या हुए। बड़े अच्छे परिणाम इस पुनर्गठन के हुए। अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले जो राजनीतिक और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब अंग्रेजी भाषी जो बड़े लोग थे उनसे निकल कर बाकियों के हिस्से में खुलकर आने लगे। सबसे बड़ा परिवर्तन का मतलब क्या है, जो सत्ता थी और राजनीति थी वो अब कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों से निकल कर आम जनता के हाथ में आनी शुरू हो गई थी। सबसे एक जो मेन पॉइंट इसका राज्य पुनर्गठन आयोग का जो एक अहम पॉइंट है वो ये बनता है। दूसरा, इससे देश में एकता और मजबूत हुई है। दूसरा पॉइंट इसमें यह आ जाता है, इसके आधार पर देश और मजबूत हुआ, क्योंकि जो लोग देश में ये महसूस करते थे कि भाई आज़ाद हो गए हम और अब हम भारत सरकार के गुलाम हैं, क्योंकि हमें अपनी भाषा और अपनी संस्कृति अपने जीवन के अकॉर्डिंग जीने का मौका नहीं मिल रहा, तो उनको महसूस होने लगा कि हमारी भी आवाज़ सुनी जा सकती है। तो इसलिए उन लोगों ने देश को और मजबूत किया, न कि अलग देश की डिमांड करी, अलग स्वतंत्र राज्य की डिमांड करी। अब इसके बाद भाषा वार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। विभिन्नता, एकता में विभिन्नता हम शुरू से पढ़ते आए हैं ना, कि किस प्रकार से एकता में विभिन्नता के सिद्धांत को यहाँ पर एक मजबूती मिली, लोगों को देश को समझ में आया कि किस प्रकार से हम ये काम कर सकते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ। देखो, हम देखते हैं कि लोकतंत्र को चुनने का अर्थ है विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना, साथ ही यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं से आपसी विरोध भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत में लोकतंत्र की धारणा
विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी और हमने इन सभी विभिन्नताओं को, इन सभी अधिकताओं को एक साथ जोड़ के रखने का काम किया। तो ये इस पुनर्गठन आयोग के लाभ हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसको परिणाम कह लो या लाभ कह लो आप। ठीक है, तो इसके बाद ये समाप्त हो जाता है लेसन। इसमें मुख्य जो प्रश्न आपके बनते हैं, तो एक तो आ जाएगा इसमें हमारे पास राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। देखो प्रश्न इसमें एक तो आ जाएगा राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। दूसरा, राष्ट्र निर्माण के निर्धारक तत्व। तीसरा, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाएं। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न आप इसमें आ जाएंगे। तो और एक प्रश्न आ जाएगा इन बाधाओं को दूर करने के उपाय। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय। ठीक, तो ये इसमें कुछ आपके मुख्य प्रश्न इस तरह से आ जाते हैं। इसमें कुछ छोटे प्रश्न बनेंगे कि आंध्र प्रदेश को किस प्रकार मिलाया गया, जम्मू कश्मीर को किस प्रकार भारत में विलय किया गया, मणिपुर की रियासत को किस प्रकार मिलाया गया, जूनागढ़ की रियासत को किस प्रकार मिलाया गया। ये कुछ बहुत छोटे प्रश्न हैं इसमें तो, लेकिन जो मुख्य जो निबंधात्मक बड़े प्रश्न आपके हैं वो ये 4-5 प्रश्न आपके यहाँ बनते हैं। तो इसी के साथ आपका ये लेसन, ये चैप्टर आपका पूरा हो जाता है और आप सभी का